बहुत पुराने समय में जादुई सब्जियों का एक राज्य था जहाँ पर सभी जादुई सब्जियाँ एक साथ रहती थी। वहाँ पर बैंगन, आलू, गाजर, टमाटर और टिंडे में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो सभी अभी सिर्फ 5 साल के ही थे, इसलिए वो हर समय सिर्फ खेलकूद में ही लगे रहते थे। उनकी माँ उन्हें डांटती है तो वो कुछ देर के लिए उनकी बात मानते, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने लगते। अरे नहीं, वो देखो हम सबकी माँ चल कर आ रही है। अभी फिर से हमें खींच कर घर ले जाएगी। मेरा तो घर पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हाँ बैंगन, मेरा भी अकेले घर में मन नहीं लगता। माँ दिन में काम में लगी रहती है और पिताजी काम पर चले जाते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैं अकेला बैठा घर पर करूँ क्या। अभी बताती हूँ कि तू अकेला घर पर बैठकर क्या करेगा। अगले महीने तुम सबके एग्जाम है और तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। जब देखो तब यहाँ पर खेल कूद में ही लगे रहते हो। इसी वजह से पिछले बार भी तुम सबके नंबर कितने कम आए थे। अरे नंबर्स में क्या रखा है आलू आंटी, आपने वो बात तो सुनी होगी ना, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। बताओ क्या तुझे अभी बड़े के सामने बहुत तेज कैंची की तरह जुबान चलने लग गई है तेरी। आज तू घर चल, तुझे अच्छी तरह बताती हूँ। सब सब्जियों की माँ उन्हें कान से खींचकर घर लेकर जाती है। क्यों रे बैंगन, अभी सबके सामने सुना था ना कि अगले महीने एग्जाम आने वाले हैं, तो पढ़ क्यों नहीं रहा है? जाकर अपनी किताब लेकर आ, आज मैं तुझे पढ़ाऊंगी। मैं पढ़ लूंगा, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई करने का मूड नहीं हो रहा है। अभी तो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम मेरे लिए कुछ टेस्टी सा बना कर लेकर आओ ना। भूख लगी है तो घर पर आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है, उसे ही चुपचाप खा ले। क्या माँ, बनाना है तो कुछ अच्छा सा बनाती ना। चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा सा नहीं बनाया तो आप बना दो। मेरा तो आज पिज्जा और पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मेरे लिए पिज्जा पास्ता बनाओगी तो उसमें एक्स्ट्रा चीज डाल देना, उससे खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। ओहो, देखो तो कैसे मुझ पर हुक्म चला रहा है। चुपचाप पढ़ाई कर और घर में जो बना है वही खा। इधर बैंगन ना पढ़ने के लिए खाने के नखरे कर रहा था, तो उधर आलू सोफे पर बैठकर नजर टिकाए बस टीवी देखते जा रहा था। क्यों रे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है क्या? जब से घर पर आया है इसी टीवी के सामने नजरें टिकाकर बैठ गया है। और वैसे भी तुझे डॉक्टर ने कहा था ना कि इतनी पास से टीवी मत देखा कर। पहले ही तेरी आंखें इतनी कमजोर हो गई है। अगर इस बार चेकअप में कुछ भी गड़बड़ हुई तो डॉक्टर तुझे चश्मा ही लगाने के लिए दे देगा। अरे चिल करो माँ, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा था अगर मैं रोज गाजर खाऊंगा तो मुझे चश्मा नहीं लगेगा, इसलिए तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर ने तुझे गाजर की सलाद खाने को कहा था और तुझ नवाब को गाजर के रूप में गाजर का हलवा खाना है। अरे मेन बात तो ये है कि चाहे जैसे भी खाओ, गाजर पेट में जानी चाहिए। गाजर तो गाजर है, वो तो अपना काम कर ही देगी। पता नहीं ये ऐसी औलाद मुझे ही मिलनी थी क्या। यहाँ आलू आराम से बैठकर टीवी देख रहा था, तो वहाँ टिंडा अपने घर में तेज म्यूजिक चलाकर डांस किया जा रहा था। ओए बल्ले बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा। हे भगवान, जब से ये लड़का वो पंजाबी फिल्म देखकर आया है तब से घर पर भांगड़ा किए जा रहा है। मेरे तो सर में दर्द करके रख दिया है इसने। अरे तुम इस तरह क्यों खड़ी हो माँ, तुम भी मेरे साथ डांस करो ना। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा। अरे बंद कर तेरा ये डांस, आधे घंटे से नाचे ही जा रहा है और तेरे इन गानों ने मेरे सर में दर्द करके रख दिया है। अगर अब घर में दोबारा इतनी तेज गाने बजे तो मैं झाड़ू से तुझे अच्छी तरह कूट दूंगी। जाकर अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर। यही टिंडे की माँ उसे डांट कर भगा देती है, तो वहाँ टमाटर की माँ उससे पढ़ाई करवाने के लिए बिल्कुल उसके सर पर ही खड़ी रहती है। अरे माँ, तुम इस तरह से मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? मैंने बोला ना मैं पढ़ाई कर लूंगा। जब तुम सामने होती हो तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। क्यों रे, मैं क्या तुझे पढ़ाई करने से रोकती हूँ? मुझे अच्छी तरह पता है मेरे यहाँ से जाते ही गेम खेलने लग जाएगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन ले,
अगर इस बार तेरे एग्जाम में नंबर कम आए ना तो सीधा सीधा तुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगी। वहाँ पर आराम से पढ़ाई करना। वहाँ पर ना तेरे खेलने वाले ये दोस्त होंगे और ना तेरे काम करने वाली ये माँ होगी। वहाँ पर सब कुछ खुद करना पड़ेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। टमाटर को डांटकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है कि तभी टमाटर के पास गाजर का फोन आता है। अरे गाजर का फोन, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। हेलो, हाँ गाजर, क्या हुआ? अरे होना क्या है यार, मेरी मम्मी ने मेरा वीडियो गेम भी अपने पास रख लिया और रूम को भी बाहर से लॉक कर दिया। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बस मेरा फोन छोड़ा है मेरे पास। वो तो अच्छा हुआ कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई। कम से कम इस बहाने मेरा फोन तो मेरे पास रहेगा। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मम्मी अभी बिल्कुल मेरे पास से हटी थी, मैं ठीक से पढ़ रहा हूं या नहीं ये देखने के लिए। ऊपर से मुझे इतना गुस्से में देख रही थी। उन्हें देखकर तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती हैं यार मेरी मम्मी। यार मेरा तो घर पर बैठकर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है बाहर जाकर तुम सबके साथ खेलूं, लेकिन मम्मी ने तो मेरे गेट को बाहर से लॉक कर दिया है। अब तो मैं छुप कर भी तुम सबके साथ खेलने नहीं आ सकती। अरे तू चिंता मत कर, तेरे कमरे की खिड़की है ना, तू वहां से बाहर आ जा। मैं भी आलू, बैंगन और टिंडे को फोन कर देता हूँ, वो सब हमारे साथ खेलने के लिए आ जाएंगे। गाजर बहुत ही सावधानी से अपने कमरे की खिड़की खोलकर कमरे से बाहर निकल जाती है और वहां टिंडा अपने सभी दोस्तों को फोन करके मैदान में खेलने के लिए बुला लेता है। अच्छा हुआ टमाटर जो तूने फोन कर दिया, वरना घर पर रहकर तो मैं पागल ही हो जाता। सभी सब्जियां पढ़ाई छोड़कर मैदान में खेलने लगते हैं और वहां उनकी माँ को लगता है कि ये सब तो आराम से अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब शाम को उनकी माँ उनके लिए खाना लेकर उनके कमरे में जाती है तो उनमें से कोई भी अपने कमरे में नहीं मिलता। आने दो जरा आज इसे घर पे, इसे तो अब मैं अच्छे से बताऊंगी। इस लड़की ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तो खिड़की से कूदकर बाहर चली गई। वैसे जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसा ही करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये भी ऐसा ही करेगी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई टाइम पर करती थी और उसके बाद खेलने जाती थी। भाई लोग, अब शाम हो गई। माँ अगर खाना देने कमरे में गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम में से कोई भी घर पर नहीं है, और अगर उन्हें ऐसा पता लग गया तो बाकी तो तुम जानते ही हो, फिर हम में से किसी की भी शामत नहीं है। सही कह रहा है यार, मेरी माँ तो वैसे भी आज बहुत गुस्से में थी। डर लग रहा है कहीं घर पर जाकर मेरा भुर्ता ना बना दे। हाँ, वैसे भी तू बैंगन है, तेरा भुर्ता अच्छा बनेगा। यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तुझे मजाक सूझ रही है। जल्दी से घर चलो वरना माँ थोड़ी देर में डंडा लेकर आ जाएगी। सभी सब्जियां खुद को बहुत चालाक समझकर दबे पांव घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी माँ पहले से ही दरवाजे के पीछे छिपकर डंडा लेकर उनका इंतजार कर रही होती है। अच्छा हुआ कि माँ यहाँ पर नहीं है, अगर मुझे बाहर से आते हुए देख लेती तो मेरी चटनी बना लेती। चिंता मत कर बेटा, चटनी तो तेरी अब भी बनेगी। तुम आ गई माँ? कहाँ से आई के बच्चे, रुक तू, अभी बताती हूँ मैं तुझे। टिंडे की माँ के साथ साथ उन सब की माँ उनको पीटने के लिए उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ने लगती है और वो सभी अपने माँओं से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। माफ कर दो माँ, आज के बाद ऐसे खेलने नहीं जाऊंगा। रुक जा तू, एक बार तो जरा मेरे हाथ तो लग, तुझे तो आज मैं कूट कूट कर तेरा कचुम्बर बनाऊंगी। माँ, वो तो मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए खिड़की से कूदकर खेलने चली गई। आज के बाद नहीं जाऊंगी, आज के बाद तो मैं बोर भी नहीं होऊंगी। ये डंडा जरा साइड में फेंक दो ना। ले, फेंक दिया ये डंडा साइड में। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तुम सबको कुछ समझाना ही बेकार है। आज के बाद हम सब तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम लोगों को जो करना है वो करो, अभी पढ़ाई की चिंता भी खुद ही करना। गाजर की माँ की तरह ही सबकी माँ गुस्से में वहां से चली जाती है, तो उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है कि हमारी माँ तो हमारे भले के लिए ही हमें डांट रही थी।
तो वो सब अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करनी शुरू करते हैं। लेकिन जब एग्जाम्स के बाद उनका रिजल्ट आता है तो वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन पढ़कर वो मुश्किल से सिर्फ पास ही हो पाते हैं। तब उन्हें बहुत बुरा लगता है। हम सबकी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, हमें उनकी बात मानकर खेलने के साथ साथ अच्छी तरह पढ़ाई भी करनी चाहिए थी। हाँ गाजर, अगर हमने ऐसा किया होता तो हमारे नंबर बहुत अच्छे आते। आज जब मैंने खीरे को देखा कि वो फर्स्ट आया है, मुझे भी लगा अगर मैं भी खीरे की तरह पढ़ता तो फर्स्ट आ जाता। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर हमसे एक बार गलती हो गई तो हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इस बार हम खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। मोहन और बिरजू दोनों सगे भाई थे। दोनों का घर अलग अलग और आमने सामने ही बना हुआ था। मोहन किसानी करता था और बिरजू राशन की दुकान चलाता था। दोनों भाइयों में कोई बातचीत नहीं थी। शादी के बाद से दोनों भाइयों ने अपना खेत, अपना घर, हर एक चीज का बंटवारा कर दिया था। एक दिन मोहन अपने आस पड़ोस में सभी को मिठाइयाँ बांट रहा होता है और फिर मोहन अपने भाई बिरजू के पास भी मिठाई लेकर जाता है। अरे भैया, ये मिठाई किस खुशी में? अरे बिरजू, मैंने एक और खेत खरीदा है, इसीलिए मिठाई बांट रहा हूँ। ले, अपना मुंह मीठा कर और घर में बच्चों को भी दे देना। अच्छा, मतलब आपने अब एक और खेत खरीद लिया है? ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। भगवान करे आप ऐसी ही तरक्की करते रहो। तेरे मुंह में घी शक्कर बिरजू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, और लोगों को भी मिठाई देनी है। बिरजू मोहन की बात सुनकर ऊपरी मन से मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसके मन में मोहन के प्रति जलन की आग कुछ इस कदर जलने लगती है कि वो गुस्से में सारी मिठाई कचरे के डब्बे में फेंक देता है। ये देखकर बिरजू की पत्नी आरती कहती है, अरे ये क्या, आपने मिठाई को कचरे के डब्बे में क्यों फेंक दिया? स्वाद अच्छा नहीं है क्या मिठाई का? इस मिठाई को खाकर मेरे मन में बड़ी जलन हो रही है आरती। आज मेरे भाई ने फिर से अपने लिए एक नया खेत खरीदा है और एक मैं हूँ वहीं का वहीं रह गया। लेकिन मेरा बड़ा भाई मोहन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अरे कब तक ऐसे चलता रहेगा आरती? पता नहीं भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये मोहन भगवान को अलग से कोई रिश्वत देता है, तभी तो भगवान पूरी तरह से उनकी तरफ ही है। अरे अब तो रिश्तेदारी में भी मेरा मजाक बन गया है। हर कोई मुझे यही कहता है कि अपने बड़े भाई से कुछ सीख, बंटवारा करके अलग होकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिरजू की बात सुनकर आरती को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी मोहन और उसकी तरक्की से बहुत जला करते थे। लेकिन मोहन इन सब से बेखबर अपनी मेहनत में लगा हुआ था। मोहन ने एक साथ कई सारे खेत खरीद रखे थे और उन खेतों पर मोहन ने अपने साथ साथ गांव के कुछ लोगों को खेती करने के लिए मजदूरी पर भी रखा हुआ था। एक दिन पार्वती और मोहन घर पर पूजा करवाने की योजना बनाते हैं। पार्वती, जब से मैंने खेत खरीदा है तब से मैंने एक बार भी घर में पूजा नहीं करवाई है, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा लेते हैं घर पर। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ दिन बाद पार्वती और मोहन घर पर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाते हैं और इस पूजा में आस पड़ोस के सभी लोग आते हैं। लेकिन बिरजू और आरती गुस्से और जलन के कारण अपने ही भैया भाभी के यहाँ पूजा में नहीं जाते। ये देखकर मोहन और पार्वती को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ बिरजू और आरती दोनों मोहन और पार्वती की खुशियों को राख करने के बारे में सोचने लगते हैं। आरती, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी तरक्की नहीं हो रही है तो हम सामने वाले की भी तरक्की नहीं होने देंगे। अरे जैसे ये लोग हमें अपनी तरक्की से जला रहे हैं, ठीक वैसे ही हम उनकी पूरी मेहनत जलाकर राख कर देंगे। अरे पर तुम ऐसा क्या करने वाले हो? मैंने सोच लिया है कि मैं रातों रात अपने भाई के सारे खेतों में आग लगा दूंगा, सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। आरती, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। ठीक है, पर जो भी करना सोच समझ कर ही करना, बस किसी को हम पर शक ना हो। नहीं नहीं आरती, किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। और आज वैसे भी भैया के घर पर पूजा है। हम एक काम करते हैं, हम पूजा खत्म होने के बाद भैया भाभी के घर जाएंगे ताकि उन्हें हम पर शक ना हो। पूजा खत्म होने के बाद शाम को आरती और बिरजू दोनों मोहन के घर जाते हैं। लो, अब फुर्सत मिली मेरे भाई को आने की। अरे भाई, पूजा तो खत्म हो गई, कहाँ था तू? है? अरे भैया, अब मैं क्या बताऊं आपको। मैं चाह रहा था कि मैं भी आपकी खुशियों में शामिल हूं, पर अचानक से आरती की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ा उसे। और देखो, हम दोनों अस्पताल से सीधा यहीं आ रहे हैं।
अच्छा चल कोई बात नहीं, पहले आरती को देखना बहुत जरूरी था। और वैसे भी भले ही देर ही सही, लेकिन तुम दोनों यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्वती, ओ पार्वती, जरा बिरजू और आरती के लिए नाश्ता लेकर आओ। बिरजू और आरती दोनों बड़े ही प्यार से मोहन और पार्वती से बात कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी तरह से रात हो जाती है। रात को पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता है। इसी बीच बिरजू मौका देखकर मोहन के खेत में जाकर आग लगा देता है। हर तरफ धरती हुई आग से गांव के कुछ लोगों की आंख खुल जाती है और वो लोग भागते हुए मोहन के घर जाते हैं और उन्हें इस बारे में सूचना देते हैं। और आग की खबर सुनकर पार्वती और मोहन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो दोनों पति पत्नी भागकर खेत पर जाते हैं और खेत की हालत देखकर दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, ये ऐसी घटिया हरकत किसने की है? अरे क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? खून पसीना एक करके मैंने इतना सब कुछ बनाया था और एक बार में ही किसी ने मेरी मेहनत पर इस तरह से पानी फेर दिया। ये कहकर मोहन बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। पार्वती जैसे तैसे मोहन को संभालते हुए घर ले आती है। यूं ही कुछ दिन बाद मोहन अपने आंसुओं को और अपने गम को भुलाकर फिर से अपने खेत पर मेहनत करने के बारे में सोचता है। पार्वती, मैं एक बार फिर से अपने खेत पर मेहनत करूंगा और दुश्मनों को दिखा दूंगा कि मैं उनकी ऐसी छोटी मोटी हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जलने वाले जिंदगी भर जलते ही रहते हैं। पार्वती, एक बार चेक करो कि हमारे पास अभी फिलहाल खेती करने के लिए कौन सी सब्जी के बीज रखे हुए हैं। मैंने पहले ही चेक कर रखा है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लौकी के ही बीज रखे हुए हैं। मेरी बात मानो तो आप फिलहाल के लिए लौकी की ही खेती करो। पार्वती की बात मानकर मोहन अगले ही दिन से अपने खेत पर लौकी की खेती करना शुरू कर देता है और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मोहन के खेत पर खूब सारी लाल लाल लौकी की खेती हो जाती है। लाल लौकी को देखकर मोहन और पार्वती दोनों हैरान रह जाते हैं। पार्वती, ये क्या लाल लौकी? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। फिर ये सब क्या है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये लाल लौकी यहाँ कैसे? और एक नहीं बल्कि पूरे खेत में लाल लौकी की खेती हो रखी है। मैं एक बार एक लौकी को तोड़कर लेकर आता हूँ, पता लगाऊं कि आखिर ये है क्या। मोहन जैसे ही एक लौकी उठाकर लौकी को तोड़ने जाता है, तभी मोहन को उस लौकी से एक तेज रोशनी आती है। अरे मोहन, हमें मत तोड़ो, हम कोई सब्जी नहीं है, बल्कि हम तो जादुई लाल लौकी है। क्या जादुई लौकी? अगर तुम सच में जादुई लौकी हो तो मेरे खेत में क्या कर रही हो? देखो, हम यहाँ कुछ ही समय के लिए हैं, उसके बाद हम वापस अपनी जादुई नगरी में चले जाएंगे। पर जादुई लौकी, सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने खेत पर लौकी की खेती की थी ताकि मैं फिर से एक नई शुरुआत कर सकूं, क्योंकि पहले मेरे दुश्मनों ने मेरे खेत में आग लगा दी, जिससे मेरी सारी मेहनत जलकर खाक हो गई। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और अब तुम्हें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के आगे और अच्छाई के आगे दुश्मन अपना सर झुका ही देता है। तुम कितनी अच्छी हो लौकी। अब हम हमेशा तुम्हारे खेत की देखभाल करेंगे, चाहे हम यहाँ रहे या फिर जादुई नगरी में, हम हमेशा तुम्हारे साथ में हैं मोहन। और इस तरह से मोहन फिर से एक नई शुरुआत करता है और खेती करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। धीरे धीरे मोहन फिर से तरक्की की राह पर निकल पड़ता है। ये देखकर फिर से बिरजू और आरती को मोहन से जलन होने लगती है। एक रात फिर से बिरजू अपने भाई की मेहनत पर पानी फेरने के लिए फिर से खेत में आग लगाने का सोचता है और वो एक रात मोहन के खेत में आग लगाने के इरादे से जाता है। तभी वहां पर खूब सारी जादुई लाल लाल लौकी आ जाती है और वो जादुई लाल लौकी बिरजू को डराते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ आज हमें मोहन के दुश्मन के बारे में पता चल ही गया कि आखिर कौन है जो बार बार मोहन के खेत पर आग लगा रहा था। बिरजू, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। हे भगवान, ये क्या तुम लौकी होकर बोल रही हो? क्योंकि हम भूतिया लौकी है और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत शौक है न तुझे दूसरों को परेशान करने का, अब हम तुझे परेशान करेंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर तू सच में चाहता है कि हम तुझे माफ कर दे तो तुझे अभी के अभी अपने भाई मोहन से माफी मांगनी होगी और उसे सारी सच्चाई बतानी होगी।
लौकी बिरजू को बहुत बुरी तरह से डरा देती है। इसके बाद बिरजू मोहन के घर जाता है और मोहन को सारी सच्चाई बताता है। भैया मुझे माफ कर दो, अनजाने में मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा आपकी तरक्की देखकर जलता था, बस उसी जलन में आकर मैंने आपके खेत पर आग लगा दी। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बिरजू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू मेरा सगा भाई है। अरे तूने वो काम किया है मेरे साथ जो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अरे हमने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है, फिर हम दोनों भाइयों के बीच में इतनी नफरत क्यों है? भैया मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दो भैया। बिरजू मोहन से माफी मांगने लगता है। उसके बाद मोहन बिरजू को माफ कर देता है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। बिरजू दोबारा अपने भाई को कभी परेशान नहीं करता और इस तरह से कुछ दिन बाद जादुई लौकी हमेशा के लिए जादुई नगरी में वापस चली जाती है। एक समय ऐसा था जब शांति देवी का एक अलग ही दबदबा हुआ करता था। पूरे घर में हर कोई शांति देवी की बातों को अहमियत दिया करता था। शांति देवी के परिवार में उसके 2 बेटे अनुज और विपुल। जब से अनुज और विपुल की शादी हुई तब से शांति देवी की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अनुज और विपुल दोनों की पत्नियां ज्योति और निहारिका दोनों शांति देवी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती। अरे ओ महारानी, अगर खाना खाना है ना तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये राशन पानी फ्री में थोड़ी आता है। इसके लिए हमारे पति दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपको फ्री में खाना कहाँ से मिलेगा? अगर खाना खाना है तो आपको बाहर जाकर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अरे बहू, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर। इस उम्र में मुझे कौन काम देगा? भले ही मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, लेकिन शरीर से तो लाचार हो चुकी हूँ। मेरे हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, तो तू ही बता मुझे कौन काम पर रखेगा? अरे माँ जी, आप भी ना कैसे बच्चों वाली बातें करती हो। अगर आपको चम्मच से खाना खाना आता है तो चम्मच धोना भी आता होगा। आप बर्तन धोने का काम शुरू कर दो, साफ सफाई का काम शुरू कर दो। यह सब तो आपको आता ही होगा ना। अपनी बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के बाद शांति देवी की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी वहां पर शांति देवी के दोनों बेटे भी आ जाते हैं। शांति देवी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके बेटे अपनी माँ का ही साइड लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या माँ, रोज आपकी शिकायत आती है। आपकी शिकायत सुन सुन के तो मेरे कान ही पक जाते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बुढ़ापे में भी ऐसी हरकत करेंगी। अरे विपुल भाई, मुझे तो शर्म आती है कभी कभी ये कहते हुए कि ये औरत हमारी माँ है। अरे हमें ना इसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस उम्र में भी इतनी काम चोरी करेगी। अरे भाई, मैं तो तंग आ गया हूँ। रोज रोज मेरी पत्नी मेरी माँ की शिकायत करती रहती है, लेकिन मेरी माँ है कि उन पर कोई असर ही नहीं होता। अरे माँ, तुम्हारी आंखों में थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? हाँ बेटा, लगता है अब मैं बेशर्म हो गई हूँ। वैसे तुम सब चिंता मत करो, मैं कल से ही अपने लिए एक छोटा मोटा काम देख लूंगी। इतने दिनों से हम दोनों बहुएं आपको एक ही बात समझा रही थी, तब आपके समझ में नहीं आई, लेकिन जब आपके बेटों ने आपसे इस बारे में बात की तब आपको बहुत जल्दी समझ आ गई। कोई बात नहीं, देर से ही आई लेकिन समझ आ तो गई, यही बहुत है। जवानी में हर माँ बाप को यही लगता है कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, लेकिन बुढ़ापे में आने के बाद उनका ये सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारी शांति देवी के साथ हो रहा था। शांति देवी अगले दिन अपने लिए काम देखना शुरू कर देती हैं और आखिरकार शांति देवी को एक बड़े से बंगले में साफ सफाई का काम मिल जाता है। उस घर की मालकिन शांति देवी की हालत को देखते हुए कहती है, वैसे इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी जो आपको काम करना पड़ा, और वो भी दूसरों के घर में साफ सफाई का काम। मालकिन, विपदा तो ये आ पड़ी है कि मैंने कंस जैसे 2 बेटों को जन्म दिया है। अरे आज उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कामचोर हो चुकी हूँ। साथ ही उन्हें अब शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं उनकी माँ हूँ। मेरी रोज रोज की शिकायत सुन सुन के बहुत थक चुके हैं शायद मेरे बच्चे। अब वो मुझसे बहुत परेशान हो चुके हैं।
चलो कोई बात नहीं, सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, आप जाकर बर्तन धो लीजिए। यह सब तो आपका घरेलू मामला है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। बेचारी शांति इस उम्र में किसी दूसरे के घर में जाकर बर्तन धो रही थी। बर्तन धोने के बाद मालकिन शाम को शांति देवी को 500 रुपये देते हुए कहती है, ये लो शांति, 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं आपको। वैसे तो आपकी एक दिन की दिहाड़ी 400 रुपये है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही आप मेरे लिए एक अनजान हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ, मेरा जाने का समय हो चुका है। इतना बोलकर शांति देवी अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जैसे ही शांति देवी खाना खाने के लिए बैठी, तभी उसकी दोनों बहुएं वहां आ जाती हैं और कहती हैं, अरे ओ महारानी, खाना खाने से पहले आज की दिहाड़ी तो हमें दे दे। कितना काम करके लाई हो आप? ये लो 500 रुपये। अरे बस 500 रुपये? एक दिन में तो आप 1000 का खाना खा जाती हो और बदले में हमें दे रही हो 500 रुपये। आप एक काम करो, कोई दूसरा काम देख लो। मुझे नहीं लगता इस घर में आपका गुजारा हो पाएगा। शांति देवी बहुत थक चुकी थी, इसीलिए शांति देवी उन दोनों के सामने कुछ न कह सकी। वे चुपचाप खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन शांति देवी काम पर जाती है तो वही शांति देवी की मालकिन शांति देवी से कहती है, शांति देवी तुम रहने दो, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। दरअसल बात यह है कि तुम बर्तन धोने में 2 घंटे लगाती हो और मेरी जो नई काम वाली है वह बर्तन धोने में आधा घंटा लगाती है। तो सोचो, वे तुमसे काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वैसे भी वे 24 साल की है और तुम कहाँ 50 साल की, इसीलिए तुम रहने दो। शांति देवी का मन उदास हो जाता है। वह उदास होकर अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद अपनी दोनों बहुओं को इस बारे में बताती है, जिसके बाद ज्योति और निहारिका कहती हैं, हे भगवान, क्या ही होगा इस औरत का। तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ से चली ही जाओ। यहाँ रहने से बेहतर है किसी आश्रम में रह लो, कम से कम हमारे सर से बोझ तो हल्का होगा। वे दोनों जबरदस्ती शांति देवी को घर से धक्के मारकर निकाल देती हैं। शांति देवी का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर जाए तो जाए कहाँ। शांति देवी को एक खेत नजर आता है। उस खेत में तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थी। उस खेत की हरियाली देखकर शांति देवी का मन थोड़ा सा शांत हो जाता है और वह उस खेत में आती है। खेत में हरी हरी सब्जियां देख रही थी, तभी शांति देवी की नजर एक कद्दू के ऊपर जाती है। अरे, वह एक कद्दू कितना सुंदर है देखने में, लेकिन मैं इस कद्दू का क्या कर सकती हूँ। रहने के लिए घर तो है नहीं मेरे पास, इसकी सब्जी कैसे बनाऊंगी। शांति देवी के इतना बोलते ही उस कद्दू से आवाज आती है, क्या कहा तुमने? तुम मेरी सब्जी बनाओगी? ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम्हें पता है मैं एक जादुई कद्दू हूँ। अगर तुम मुझे काट दोगी तो मुझे दर्द होगा ना। अरे अरे, मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था कि तुम एक जादुई कद्दू हो, वरना मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी न सोचती। कोई बात नहीं, वैसे मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान भी जानता हूँ। अच्छा जी, तो मेरी परेशानी का समाधान क्या है, मुझे जरा बता दो। तभी वे जादुई कद्दू अपनी जादुई शक्ति से शांति देवी के लिए रहने लायक सुंदर सा मकान बनाकर तैयार कर देता है। मकान देखकर शांति देवी जादुई कद्दू से कहती है, अरे वाह, इतना सुंदर मकान, क्या ये मेरे लिए है? और नहीं तो क्या, ये आपके लिए ही है और आपको इस घर में सारी चीज मिलेंगी। मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, तभी तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। शांति देवी उस जादुई कद्दू का शुक्रिया अदा करती है और अपने नए घर में चली जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन शांति देवी जादुई कद्दू के पास आती है और कहती है, वैसे मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। तुम्हें पता है, इस दुनिया में पेट पालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के हिसाब से मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए मैं चाहती हूँ
कि तुम मुझे ढेर सारे कद्दू दे दो ताकि मैं उन्हें बाजार में बेचकर अपना एक रोजगार शुरू कर दूं। कोई बात नहीं, मैं आपकी ये समस्या अभी अभी हल कर देता हूँ। वह जादुई कद्दू शांति देवी को एक बहुत ही बड़ा खेत दे देता है और उस खेत में बहुत सारे सुंदर सुंदर कद्दू थे। शांति देवी उन कद्दुओं को मंडी में बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे शांति देवी का रोजगार अच्छे से चलने लगता है और वह अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ रही थी। शांति देवी के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर, गाड़ी, सब कुछ था। शांति देवी की यह तरक्की देखकर धीरे धीरे उसके बहू बेटों के कानों तक भी ये बात पहुंचती है। अरे ये बुढ़िया तो सच में लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जहाँ भी जाती है पैसों की बौछार हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है हमने इसे घर से निकाल कर गलती कर दी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो कहती हूँ कि एक बार उस बुढ़िया को प्यार से अपने घर बुला लेते हैं। धीरे धीरे उसकी दूसरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की कोशिश करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी अब तो माँ की उम्र हो चुकी है और इस उम्र में वो प्रॉपर्टी का करेगी भी तो क्या। और उनके बेटे होने के नाते उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी ही तो है। इतना बोलकर वे चारों मिलकर शांति देवी के पास जाते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद शांति देवी कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है कि देर से ही सही मेरे बच्चों को मेरी कमी तो महसूस हुई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर जाऊंगी। अरे माँ जी, हम आपको किसी भी कीमत पर अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। हमें किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे बहू, एक बार मेरी शर्त तो सुन लो। दरअसल बात ये है कि मैं अपनी ये पूरी प्रॉपर्टी गरीबों को दान कर दूंगी और मेरा जो खेत है वो खेत भी मैं अनाथ आश्रम में दे दूंगी। शांति देवी की मुंह से ये बातें सुनने के बाद निहारिका, ज्योति, विपुल और अनुज चारों को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो एक काम करो, आप अकेले ही रहो, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जब आप हमें प्रॉपर्टी नहीं दे सकती तो हमारे साथ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार आ ही गया ना तुम्हारा असली रूप मेरे सामने। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम्हें मेरी कोई कमी महसूस नहीं हुई, बल्कि तुम सबको मेरी प्रॉपर्टी का लालच है, इसीलिए तो मेरे पास आकर मीठी मीठी बातें कर रहे हो। शांति देवी उन चारों को वहां से भगा देती है और चारों वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद शांति देवी अकेले ही अपना जीवन जीती है। एक लोहियापुर गांव में दो भाई रहा करते थे, उमेश और दुपेश। दोनों भाई नारियल बेचने का काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन अचानक उमेश की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उमेश के जाने के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है। उसकी पत्नी सोमना दिन रात इसी चिंता में रहती है। अपनी माँ को ऐसे दुखी देखकर उमेश का बेटा बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ तो चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। और पिताजी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ हैं। और आप देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पिताजी का काम अब मैं आगे लेकर जाऊंगा। मेरा बेटा आज कितना बड़ा हो गया है। सही कहा है किसी ने, बुरी स्थिति और जिम्मेदारी कभी भी इंसान की उम्र नहीं देखती। माँ, भले ही मेरी उम्र अभी 15 साल की ही है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पापा के साथ रहकर इतना तो समझ ही गया हूँ कि कैसे पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को संभाला जाता है। लेकिन बेटा, अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, तू रहने दे। मैं नारियल बेचने का काम कर लूंगी, तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए एक बेटा होने के नाते मुझसे जो बन पाएगा मैं वो करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अब इतनी कम उम्र का बबलू अपने पिता के काम को ही आगे बढ़ाता है। बबलू जी जान लगाकर पूरी लगन के साथ मेहनत किया करता और देखते ही देखते बबलू का काम उसके चाचा दुपेश के मुकाबले काफी बड़ा चलने लगा। तो वही दुपेश को ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक बार दुपेश अपनी दुकान पर बैठा बैठा सोच रहा होता है और कहता है, क्या किस्मत थी मेरे भाई की। जीते जी भी अच्छा काम कर रहा था और मरने के बाद भी उसके 1.5 फुट के बेटे ने काम संभाल लिया। और एक वो मेरी औलाद है, निठल्ला,
जो कि सारा दिन मटर गश्ती करते रहता है। कुछ कहो तो उल्टा 2 बातें मुझे ही सुनाकर चला जाता है। तभी वहाँ दुपेश का बेटा घनश्याम आता है और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे 1000 रुपए दो ना। वो आज मैं फिर से जुए में हार गया। अगर मैंने उनको 1000 रुपए नहीं दिए तो वो मार मार कर मेरी चटनी बना देंगे। हरामखोर, मैं बुढ़ापे में दिन रात नारियल बेचता हूँ और तू है कि अधेड़ उम्र में जुआ खेलता है। अरे ना पढ़ाई लिखाई में कभी आगे बढ़ पाया और ना ही इस छोटे मोटे रोजगार में मेरा हाथ बटा पाया। अरे कम से कम उमेश के बेटे बबलू से कुछ सीख। 15 साल की उम्र में ही वो अपने बाप के काम को कितना आगे ले गया है। देखो पिताजी, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं चोरी कर लूंगा। आपको क्या लगता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं जुआ नहीं खेल पाऊंगा? अरे आपका ही बेटा हूं मैं, आपसे ही सीखा है मैंने सब कुछ। अरे नालायक, ये ले 1000 रुपए, इसको ले जा और किसी चुल्लू भर पानी में डूब मर। सत्यानाश हो तेरा। दुपेश अपने बेटे को वहाँ से भगा देता है तो वहीं दुपेश को बबलू का काम देखकर ईर्ष्या होने लगती है। अब वो ठान लेता है कि वो बबलू का काम और बाकी सब कुछ बर्बाद करके ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन दुपेश बबलू से बोलता है, देख बबलू, बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि तू मेरी दुकान के सामने से अपनी दुकान उठाकर कहीं और ले जा, क्योंकि तेरे कारण मेरी अच्छी बिक्री नहीं हो रही। मगर चाचा, मैं अब यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? मेरे सारे ग्राहक भी बन चुके हैं और अगर मैं यहाँ से कहीं और गया तो मेरे ग्राहक खराब हो जाएंगे और ऐसे में काम ठीक नहीं चलेगा। वो तेरी सिरदर्दी है बेटा, लेकिन तू मेरी दुकान के सामने दुकान नहीं लगाएगा। बाकी तेरी जहां इच्छा हो वहां दुकान लगा। चाचा जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको तो पता ही है यहाँ ग्राहक बड़े मुश्किल से बनते हैं। आज अगर आपकी बिक्री नहीं हो रही है तो कल को अगर मैं यहाँ से कहीं और जाकर अपने नारियल बेचता हूँ तो वहां मुझे भी तो परेशानी होगी ना। देख, तुझे जो करना है कर, लेकिन यहाँ पर तू नारियल नहीं बेचेगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरे सारे ग्राहक खराब हो रहे हैं। बेचारे बबलू को चाचा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही रात को बबलू की माँ उसे खाना परोस रही थी। बबलू का उदास चेहरा देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बबलू, तू बहुत उदास नजर आ रहा है। सब ठीक है ना बेटा? अगर काम ठीक से नहीं चल रहा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ, बात वो नहीं है, बल्कि काम तो हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। बस दिक्कत ये है कि आज चाचा जी ने मुझे ये कहा है कि मैं कहीं और जाकर नारियल बेचूं, क्योंकि मेरी वजह से उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। ये सुनकर बबलू की माँ को भी बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं बेटा, बस अपनी मेहनत और भगवान के ऊपर भरोसा करके तू कहीं और जाकर नारियल बेचना शुरू कर दे। क्या पता हमारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो। और वैसे भी अगर हम अच्छी क्वालिटी का नारियल बेचेंगे तो लोग दूर दूर से हमसे नारियल खरीदने के लिए आएंगे। इसीलिए नारियल की क्वालिटी में कोई कंजूसी नहीं। बाकी तू कहीं और जाकर नारियल बेच। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बबलू और उसकी माँ दोनों अपने रिश्तेदारी खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए बबलू अपने चाचा की बात मानकर वो अपनी दुकान किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर लेता है। नई जगह पर काम शुरू करने में उसे थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है, जिस वजह से उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और ना ही उसके पास बेचने के लिए पर्याप्त नारियल थे। बबलू को चिंता सताने लगी कि अब वो कैसे काम करे। हे भगवान, यहाँ तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा और मेरे पास इतने नारियल भी नहीं है। क्या करूं मैं? कैसे हमारा घर चलेगा? पिताजी होते तो आज मेरी बहुत मदद हो जाती। अब तू ही कोई रास्ता दिखा भगवान। ऐसे ही अगली सुबह बबलू देखता है कि उसकी दुकान में बहुत सारे हरे नारियल है। ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या, कल तक तो मेरे पास बहुत ही कम नारियल थे और अचानक से इतने सारे हरे नारियल कहाँ से आ गए? लगता है ये जरूर भगवान का ही कोई ना कोई चमत्कार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, मेरी मदद करने के लिए। ऐसे ही आप हमेशा मेरे साथ रहना ताकि मैं अपने पापा का काम आगे तक लेकर जा पाऊं। जैसे जैसे बबलू नारियल बेचने के लिए निकल जाता है, एक दिन में वो सारे के सारे नारियल बिक जाते हैं। तभी बबलू मन में सोचता है और कहता है,
अरे चमत्कार कैसे हो रहा है? अचानक से इतने सारे नारियल भी आ गए हैं। और तो और हर दिन के मुकाबले आज इतने सारे नारियल बिक भी गए। बस एक ही नारियल रह गया। तभी उसी में से एक नारियल बचा हुआ होता है। वो नारियल बबलू से बोलता है, अरे बबलू, इधर देखो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बबलू इधर उधर देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसकी नजर नारियल पर जाती है। वो नारियल बोल रहा होता है। ये देखकर बबलू बिल्कुल घबरा जाता है और वो नारियल से बोलता है, अरे तुम तो बोल सकते हो, तुम बोलने वाले नारियल हो क्या? अरे मैं एक जादुई हरा नारियल हूं और यहां मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे हो? हाँ बबलू, ये सब मैं ही कर रहा हूं और अब से तुम्हें कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है। तुम्हारे पिता और मैं बहुत ही गहरे मित्र हैं। वो यहाँ किसी कारण से नहीं आ पाए, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। अब से हमेशा मैं तुम्हारी जादुई नारियल के रूप में मदद करूंगा। मुझे पता था कि पिताजी हमेशा मेरे साथ हैं। वो किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। हाँ बबलू, उनका सपना है कि तुम एक कामयाब आदमी बनो और तुम्हारे पास कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, कभी किसी के आगे तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े। अब बबलू जादुई नारियल की मदद से अपने काम को और बढ़ाता है। धीरे धीरे वो एक नारियल की छोटी सी दुकान से अब नारियल का बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर लेता है और अपने इस नारियल कंपनी का नाम वो अपने पिता के नाम से रखता है। देखते ही देखते छोटे मोटे नारियल बेचने वाले लोग अब बबलू का ही नारियल खरीदकर आसपास में बेचा करते। उन्हीं में से एक बबलू के चाचा जी थे। वो भी अब बबलू से ही नारियल खरीदकर जगह जगह बेचा करते। जब बबलू के चाचा को पता चलता है कि वो जिससे नारियल खरीदकर बेच रहे हैं वो असल में उन्हीं के भाई का बेटा है, ये सुनकर उमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बबलू ने बहुत ही कम उम्र में वो कर दिखाया जो मैं अपनी आधी उम्र में भी नहीं कर पाया। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे बबलू से माफी मांगनी होगी। जिस वक्त उसे मेरी जरूरत थी उसी वक्त मैंने उसे अकेला कर दिया और अकेले ही उसने वो मुकाम हासिल करके दिखाया है जो शायद मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। बबलू की तरक्की देखकर बबलू के चाचा को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो शहर जाते हैं। शहर जाने के बाद बबलू से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, बेटा बबलू, मुझे माफ कर दे। आज तेरी तरक्की देखकर ना सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिल रही है। कहीं ना कहीं मुझे तुझसे ईर्ष्या होती थी, इसीलिए मैंने तुझे वहां से भगा दिया। लेकिन आज तेरी ये तरक्की देखकर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं चाचा जी, जो हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि पुरानी बातों को याद करके हम आज के रिश्तों को खराब कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पुरानी बातों को याद करके अपने मन में कोई भी पछतावा ना रखें। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ। अपनी आंखों के सामने से मैंने तुम्हें भगा दिया था, लेकिन दूर जाने के बाद भी तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है और बहुत नाम किया है मेरे भाई का। भगवान, मुझे माफ करना। कहते हैं ना, लाख बुराइयां हो लेकिन अच्छाई हमेशा बुराई से ऊंची होती है। इस तरह से दुपेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बबलू से माफी मांगता है, जिसके बाद से बबलू अपने चाचा से सभी गिले शिकवे भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करके अपने जीवन में तरक्की की राह की ओर बढ़ता है।